स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 के पर्यावरण का चैप्टर 7 और हम देख रहे हैं मानवीय पर्यावरण में जो है बस्तियां, परिवहन और संचार। तो देखिए जो ह्यूमन जो एटमॉस्फेयर में बस्तियां और परिवहन और संचार के क्या क्या साधन हैं, बस्तियां क्या होती हैं, ठीक है। परिवहन के जैसे आप समझ लीजिए रेल मार्ग हो गए, सड़क मार्ग हो गए, वायु मार्ग हो गए, इन सब साधनों के बारे में बात करेंगे। संचार के माध्यम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव जो है भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पे निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित किए। खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के जो है बेहतर साधनों के लिए विकास किया उसने, और इस प्रकार जो है उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, बात करेंगे अब बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती हैं? बस्तियाँ जो होती हैं वे स्थान होते हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक। और प्रारंभिक मनुष्य, जैसे आप लोग आदिमानव के बारे में तो सुने ही होंगे कि वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। तो जब उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह जो है स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जाहिर सी बात है, आप जहाँ पे खेती करते हैं तो तुरंत तो उत्पादन होता नहीं है, तो क्या करते हैं, वहाँ रहना भी ज़रूरी होता है। वहाँ जो है खेती के लिए जो है खेतों में जाना पड़ता है ना, फसल उगानी होती है। तो बस्तियों का विकास जो है वो नदी घाटियों के निकट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि भी वहाँ की उपजाऊ होती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा जो है बहकर मिट्टियाँ, उपजाऊ मिट्टियाँ आती हैं। तो व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लग गई और सभ्यता का विकास हुआ। तो क्या आपको सिंधु, टिर्गिस और नील, हवांग नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बिल्कुल, सिंधु सभ्यता देखिए, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा ही होगा, है ना। अब देखिए बात करेंगे कि बस्तियां जो होती हैं स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं। तो देखिए जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो अस्थायी बस्तियां हुई। जैसे मान लीजिए घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं और वे जो है आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि, ऋतु प्रवास करते हैं। और यद्यपि क्या होता है कि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग जो है अपना घर बनाते हैं। तो देखिए बात करेंगे कि बसाव स्थान क्या होता है। तो देखिए वो स्थान जहाँ भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं वहाँ जो है उस स्थान को बसाव स्थान कहते हैं। देखिए एक जो है आदर्श बसाव स्थान के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है? अनुकूलन की जो है अनुकूलित जलवायु, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अभी मैंने आपसे बात की कि ऋतु प्रवास क्या होता है। तो देखिए ऋतु प्रवास क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो देखिए ये लोग जो है वो पशु पालते हैं, मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। बात करते हैं, देखिए मैरी का जन्मदिन था और केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस जो है ना थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल में ही गांव से आया था। उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है। तो शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। तो मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी और बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा तलाश में आते हैं। तो मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ और अवैध कब्जे वाले बस्तियाँ जो है वो दिखाई देते हैं, और जहाँ लोग भीड़ भाड़ और अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं तो बीमारी भी बढ़ती है वहाँ पे। तो शहरों में जल और विद्युत की कमी जो है एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो देखिए
ऊपर हमने एक संवाद पढ़ा, इससे क्या बात सामने आई? इससे ये बात सामने आई कि ग्रामीण और शहरी बस्तियों का जो इलाका जो होता है वहाँ पे जो होते हैं फैसिलिटीज़ जो होती है वहाँ पे अलग अलग होती है। तो देखिए गांव जो होती है ग्रामीण बस्ती होती है, जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी जो है वो कार्य करते हैं। और ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण होती है। सघन या प्रकीर्ण मतलब सक्रिय होती है, ठीक है। जगह तो कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा सघन आबादी होती है। तो देखिए क्या होता है कि सघन बस्तियों में घर जो है पास पास बने होते हैं और प्रकीर्ण बस्तियों में घर जो है वो दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। और इस प्रकार बस्तियां प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल और अति विषम जो है जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल जो है वो घर बनाते हैं और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनती है। आप देख पा रहे होंगे, है ना। प्रकीर्ण बस्ती जैसे देखिए दूर दूर बनाई गई है बस्ती। मैं आपको फिगर आउट कर दूं, ये देखिए एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ, फिर एक घर यहाँ, फिर एक घर यहाँ, तो ये है प्रकीर्ण बस्ती। अब आप सघन बस्ती देख लो। सघन बस्ती मतलब कहीं स्पेस ही नहीं है, हर जगह घर बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल जमाव होता है तो वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा जो है स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे स्टिल्ट पर मकान, ये देखिए स्टिल्ट पर मकान बनाए गए हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि मिट्टी के घर में जो है गर्मी बहुत कम लगती है, मतलब बहुत ठंडक प्रदान होती है और जिनकी छतें जो है वो घास फूस से बनी होती है। तो स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाने में किया जाता है। अब बात करेंगे नगरीय बस्तियों में। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और जो है शहर उनसे बड़ी बस्तियों में होते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में लोग जो हैं वो व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। और अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों, शहरों के नाम भी लिखिए आप लोग, है ना। ये कार्य आपको स्कूल में दिए जाते हैं। तो देखिए क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे परिवहन। परिवहन के क्या क्या माध्यम हैं। तो देखिए परिवहन जो है लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। आप इमेजिन करिए अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे। चले तो जाएंगे लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा। जब ये परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते थे तो लोगों को जो है कई महीनों लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। तो देखिए पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था, इसमें भी यही चीज़ कही जा रही है। तो उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज जब हुई तो पहिए की खोज से जो है परिवहन आसान हो गया और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का भी विकास होता गया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। तो आपने बर्फ़ से बने जो है आवास भी देखे होंगे, है ना। बर्फ़ से बने आवास कहाँ होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बर्फ़ से बने आवास जो होते हैं वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा, एस्कीमो। लिख भी लीजिए आप, एस्कीमो। एस्कीमो जो जनजाति होती है वो बर्फ़ का ही घर बनाती है और ऊपर की छत जो है उस पर बोरे रख देती है। तो इस घर को जो है इसे कहते हैं इग्लू। याद रखेंगे, बर्फ़ से बने इस घर को क्या कहेंगे, इग्लू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि देखिए हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊँट का उपयोग किया जाता है। किस लिए, परिवहन के लिए। और साउथ अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग जो है इसी तरीके से होता है, जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में परिवहन के साधन क्या है, एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग किया जाता है। तिब्बत में कौन से जानवर का उपयोग किया जाता है, याक का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है कि प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से, जैसे आपको ध्यान होगा वास्को डी गामा का, वो समुद्री मार्ग के द्वारा ही आया था भारत, है ना। तो समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे और हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, ठीक है, परिवहन को द्रुत बना दिया। और आज भारत से यूरोप की यात्रा में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप इतने कम घंटे, है ना। और इस प्रकार जो है परिवहन के आधुनिक साधन जो है समय और ऊर्जा की बचत करते हैं।
बात करेंगे अब ये कि परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने में करते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए बस से आते हैं, कोई मिनी बस से आता है, कोई कार से आता है, कोई रिक्शा से आता है, कोई ऑटो रिक्शा से आता है, कोई मारुति वैन से आता है ना। तो देखिए परिवहन के जो है 4 मुख्य साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य जो है राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो ये स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है वो किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। बात करेंगे अब सड़क मार्ग के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग कौन सा मार्ग है? सड़क मार्ग है। सड़कें पक्की या कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों की सड़कें जो है घना जाल बिछा है। मरुस्थल वनों और जो है ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। और हिमालय पर्वत पर मनाली और लेह राजमार्ग जो है विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। जैसे फ्लाईओवर आपने देखा होगा, उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, है ना। तो ये देखिए पक्की सड़कें, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है। ठीक, अब बात करेंगे रेल मार्ग के बारे में। देखिए रेल मार्ग के बारे में अब हम देखते हैं। तो रेल मार्ग द्वारा जो है तीव्रता से और कम खर्च में लोगों के आवागमन, भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने जो है वो रेल परिवहन को तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। और डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। देखिए जब सबसे पहले जेम्स वाट ने जो है रेलवे का जो है खोज किया था तो तब वाष्प इंजन चलता था। इसके पश्चात डीजल और विद्युत इंजन इस समय अब चलते हैं, है ना। तो उन्होंने जो है वाष्प इंजन का स्थान ले लिया और सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। और उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल जो है भली भांति विकसित है और यह एशिया का सबसे बड़ा है। और एक चीज़ और की बात कर लेते हैं। तो जायनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ध्यान रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताई जाऊँ उसको आप बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या है कि ये जो है पश्चिम रूस से सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। आप देख पा रहे होंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ठीक है। और इस जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सेंट पीटर्सबर्ग, फिर मॉस्को गया, फिर कजान, फिर येकेटेरिनबर्ग, है ना। ऐसे होते 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 रेल मार्ग जो है व्लादिवोस्टोक पहुँच गया। सड़क मार्ग हमने देख लिया, रेल मार्ग हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे जल मार्ग के बारे में। तो देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में जो है परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था, है ना। और अधिक दूरी और भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग जो है वो सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्देशीय, एक समुद्री मार्ग। तो देखिए नाव या नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। तो देखिए समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान का जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। और ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, पत्तनों यानी कि बंदरगाह, ठीक है। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन जैसे देखिए एशिया का सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ठीक है। तो ये इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के नाम बता सकते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर आपको कुछ पतनों के नाम पता हो, मैं भी तो देखूं कि हमारे बच्चे कितने समझदार हैं।
तो अब बात करेंगे वायु मार्ग के बारे में। देखिए 20वीं सदी के आरंभ से विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। आप जान लेते हैं, अभी हमने देखा कि 6 से 7 घंटे में जो है भारत से यूरोप जब पहुंच सकते हैं, तो बहुत मतलब सब मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, बहुत तीव्र पर। लेकिन ये क्या है, ये बहुत महंगा है। तो वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान से कुप्रभावित होता है, क्योंकि वेदर जो है वो क्लियर नहीं होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। जहाँ पे पहुंच ट्रेन बसों की नहीं हो सकती, तो वहाँ पे कौन पहुंचता है, वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं। तो विशेष रूप से जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं है, वहाँ पे जो है वायु मार्ग के साधन अपनाए जाते हैं। और हेलीकॉप्टर जो है अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने में बहुत उपयोगी होता है। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ वगैरह आते हैं, तो जो है जो लोग वहाँ पे फंसे रहते हैं, तो उनको भोजन कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही तो प्रोवाइड किया, क्योंकि ट्रेन बस तो वहाँ जा नहीं पाएगी बाढ़ की स्थिति में, है ना। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा। अब बात करेंगे संचार। तो देखिए संचार जो है दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों का विकास कर लिया है। और जो है संचार जो है जो है वर्णन करता है। तो देखिए संचार के क्षेत्र में विकसित जो है विकास ने विश्व में सूचना में क्रांति लाई है। समझ लीजिए कि सूचना पहले क्या होता था, पहले जो है कबूतर के माध्यम से, है ना, क्योंकि साधन तो विकसित हुए नहीं थे, है ना। एक राजा दूसरे राजा को सूचना पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे। लेकिन जब से संचार के क्षेत्र में विकास हुआ है, तो शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी जो है विकसित हुआ है वो। देखिए सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न में हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, और इसीलिए आपको जनसंपर्क माध्यम जो है इसे कहते हैं। और सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों के सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। और अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। तो देखिए आज जो है सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है, और इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और जो है परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन और अधिक सुखमय बन गया है। आज हम अपने माता पिता से चाहे जितनी दूर रहें, लेकिन हम वीडियो कॉल के माध्यम से जो है हम अपने माँ बाप को देख लेते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, ये संचार माध्यम का ही तो उदाहरण है। अब हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा, होटल तक की टिकटें जो है रिजर्वेशन कर लेते हैं। तो संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों और सेवाओं और जो है संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव हो चुका है ना। और आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो अब इस पार्ट के क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, परिवहन के 4 प्रकार क्या है। तो देखिए सबसे पहला प्रकार है सड़क मार्ग, दूसरा प्रकार है रेल मार्ग, तीसरा प्रकार है वायु मार्ग, और चौथा प्रकार है जल मार्ग। बात करेंगे अगली कि बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बस्ती मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ लोग स्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं बस्ती। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं। तो देखिए ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं। कृषि करते हैं, वे पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी जो कि बढ़ई द्वारा लकड़ी या फर्नीचर बनाना, है ना, कुम्हार द्वारा जो है मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार द्वारा लोहे बनाना, ये सब जो है इनका प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। तो सबसे पहला गुण ये है कि लंबी दूरी की यात्रा जो है वो आरामदायक होती है। बसों में आप देखते होंगे कि बैठे बैठे थक जाते होंगे, लेकिन रेलवे में ये सुविधा रहती है कि आप लेटे लेटे आराम करते हुए जो है लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उद्योग धंधे के विकास में भी ये जो है सहायक है। अगला क्वेश्चन ये है कि संचार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संचार क्या होता है। संचार जो है दूसरों के पास सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन ये है
कि जनसंपर्क माध्यम क्या है, तो जनसंपर्क माध्यम क्या क्या है? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं और इसे जो है वो जनसंपर्क का माध्यम कहा जाता है। बात करेंगे अब इसमें से कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मेज। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा सड़क जो है भूमिगत निर्माण है? तो कौन सा है? सबवे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो कौन सा जो है यातायात उपयुक्त है? जहाज। अगला क्वेश्चन ये है कि यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो साइकिल, क्योंकि साइकिल में जो है पेट्रोल वगैरह भराता नहीं है, इससे विषैले धुएं निकलेंगे नहीं, तो साइकिल जो है वो प्रदूषण रहित होता है। अब बात करेंगे सही जोड़े का मिलान करेंगे। तो देखिए इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है? संचार का एक साधन। क्या है? संचार का एक साधन। नहर मार्ग क्या है? अंतर्देशीय जल मार्ग। नगरीय क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जहाँ पे लोग जो है उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य कर सकें। सघन बस्ती क्या होती है? आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। अब हमें कारण बताना है। तो देखिए कारण ये बताना है कि आज विश्व सिमटता जा रहा है, बिल्कुल सिमटता जा रहा है, क्योंकि आज जो है संपूर्ण विश्व से जुड़ने के लिए यातायात और संचार साधनों की काफ़ी विकास हो गया है। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप विश्व के किसी भी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है और संचार के साधनों के विकास के कारण जो है अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं और अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से किसी भी देश में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है। तो चलिए यही समाप्त होता है ये वीडियो, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।